हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान की वार्षिक परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके पहले भी हमने 2 मॉडल पेपर भी देख लिए थे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो पहले भी आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर लिंक दे रखी है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, आप वहां से आसानी से देखकर समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए या फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, वाम हस्त बाएं हाथ का नियम बताना है यहाँ पर हमें। तो इसका उत्तर होगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाते हैं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ये मध्यमा है और ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अंगूठा लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। यह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। उसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर बल है और इस तरफ विद्युत धारा है। तो इस प्रकार से यह चित्र के द्वारा भी हम समझा सकते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहला जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरा जो है, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा है, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती है। इसके बाद इसको हम फिर से एक बार दोहरा लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहली है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरा, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो यदि हम ये वाला याद कर लेंगे आगे वाला कि चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, तो चुंबक के अंदर इसके विपरीत हमें लिखना है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा है, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं पास पास और कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी तो बहुत आसान है। तो इस प्रकार का चित्र हमें बनाना पड़ेगा जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से ये इस प्रकार से, यहाँ पर से इधर से आती हुई प्रदर्शित करना और इधर से इस तरह से जाती हुई प्रदर्शित होगी और यहाँ पर यह बंद वक्र के रूप में हम इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, बंद वक्र के रूप में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और इसी प्रकार इधर भी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर से तीर का निशान इस तरफ आएगा, यह हमें ध्यान रखना है, और इस तरफ भी यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो इसका उत्तर है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ये दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होता है। इसके बाद है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का
प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। और इसका उदाहरण है CH3OH, और इसी प्रकार का है C2H5OH, C3H7OH। तो इन सब में H मतलब हाइड्रोजन को OH समूह ने प्रतिस्थापित किया है, इसलिए ये सारे जो है समजातीय श्रेणी के हैं। इसके बाद है निम्नलिखित के संरचना सूत्र आरेख बनाइए। तो इसमें हमें मेथेन और एथेन का संरचना सूत्र आरेख बनाना है। तो मेथेन होता है CH4, ठीक है, मेथेन होता है CH4, मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो इस प्रकार से हम दिखाएंगे, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु, और कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे होगा एथेन। तो एथेन होता है C2H6, ठीक है, C2H6 होता है। तो कार्बन के 2 परमाणु यहाँ पर है और हाइड्रोजन के 4 है। तो 1 2 3 और 1 यहाँ से इसकी संयोजकता पूरी होगी। तो इस प्रकार कार्बन की 4 संयोजकता यहाँ पे भी दोनों तरफ ही पूरी हो रही है, और इस प्रकार से हम आरेख बताएंगे। इसके बाद है अपर रूपता से आप क्या समझते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। कार्बन के 2 अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। इसके बाद है सहसंयोजी आबंध क्या है। तो 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को ही सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को ही सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 3 कारण लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, पहला कारण है वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि। वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि। दूसरा है जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा में वृद्धि। CO2 और CO गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तीसरा है एरोसोल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एसी व रेफ्रिजरेशन में उपयोग। एरोसोल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का एसी और रेफ्रिजरेशन में उपयोग। ये 3 कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर हमें लिखना है। तो पहला अंतर है, खाद्य श्रृंखला जो है ये उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करती है। उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करती है खाद्य श्रृंखला। जबकि खाद्य जाल जो है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। दूसरा अंतर है, खाद्य श्रृंखला में हम लिखेंगे इसमें जीव संख्या कम होती है और खाद्य जाल में जीव संख्या अधिक होती है। तीसरा अंतर है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय परंतु साथ साथ बहुपथीय होता है। एक दिशीय होने के साथ साथ यह बहुपथीय भी होता है। और यहाँ उदाहरण भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये उत्पादक है, ये उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, और यहाँ से ये अपघटक है। ठीक है, तो इस प्रकार से खाद्य जाल है और खाद्य श्रृंखला में अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो इसका उत्तर है, ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण कर उसमें उगाया जाता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण कर उसमें उगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जिन किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होती है अतः कांच के घर में प्रवेश तो कर जाती है, परंतु टकराने के कारण तरंगदैर्घ्य बढ़ जाने से पुनः वातावरण में नहीं लौट पाती है। फलतः कांच का घर का ताप वायुमंडल से अधिक रहता है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पर्यावरण में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैसें यही कार्य करके पृथ्वी के ताप में वृद्धि करती है। तो जिस प्रकार यहाँ कांच के घर में हो रहा है वैसे ही अपनी पृथ्वी पे भी होता है, तो वही ग्रीन हाउस प्रभाव है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पारितंत्र में 2 घटक होते हैं। पारितंत्र में 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक।
ठीक है, जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। अब जो जैविक घटकों में उत्पादक मतलब हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं। तो जैविक घटक में जो जो शामिल होते हैं हमें पता होना चाहिए। जैविक घटक में हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि होते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि अजैविक घटकों के उदाहरण बताइए। तो अजैविक घटक के उदाहरण है वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा दर्शाइए। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाकर दर्शाना होगा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश यहाँ से आएगा। आपको इस प्रकार से एक प्रिज्म बनाना है। यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पे ग्लास प्रिज्म मतलब कांच का प्रिज्म, और यहाँ पे से वर्ण विक्षेपण, ये जो प्रकाश है यह यहाँ से विचलित होगा और इस प्रकार से यहाँ पर सभी कलर की तरंग दैर्ध्य जो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, जिसमें बेजानी, हपीनाला जो है वो सारे नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो ये कलर में विभक्त हो जाएगा। आपकी बुक में भी यह चित्र बहुत अच्छे से दे रखा, आपको वहीं से या तो तैयार कर लेना चाहिए। यह कलर में विभक्त हो जाएगा, लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायोलेट, इस प्रकार से यहाँ पे कलर में प्रदर्शित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो 2 नंबर में आने की संभावना वह प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम चित्र द्वारा भी प्रदर्शित करेंगे साथ में ही, बहुत आसान चित्र है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो यहाँ से टकराएगी किसी चमकदार सतह से और यहाँ पे ये परावर्तित होगी और यहाँ पे हम एक अभिलंब बना देंगे। यहाँ पर हम बताएंगे आपतन कोण जो कि यहाँ है आई से प्रदर्शित करा और ये परावर्तन कोण है। तो परावर्तन के नियम, प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। तो दोनों नियम बहुत ही आसान है। परावर्तन के नियम, प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, गुणसूत्र धागे नुमा संरचनाएं हैं जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जीन्स इन्हीं पर स्थित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति की इनका प्रमुख कार्य है, ठीक है। गुणसूत्र क्या होते हैं, तो गुणसूत्र जो है धागे नुमा संरचनाएं होते हैं जो पादप और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक में पाए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जीन्स जो होते हैं वो इन्हीं पर स्थित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति की इनका प्रमुख कार्य है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है जो 2 नंबर में आने की संभावना है, मेंडल के प्रभाविता के नियमों को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण है लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर लंबे पौधे ही दिखाई देते हैं, ठीक है, लंबे पौधे ही प्रमुख रूप से अगली पीढ़ी में आएंगे। इसके बाद अगला है जीन के प्रमुख 2 कार्य लिखे, ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा इसलिए दो कार्य लिखने हैं। तो इसका उत्तर होगा जीन के जो प्रमुख कार्य है, पहला यह आनुवांशिकता की इकाई होती है, जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई है। दूसरा है प्रोटीन निर्माण में भी सहायता देते हैं। तीसरा जीवों के लक्षणों का निर्धारण करते हैं और ये डीएनए व आरएनए के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। तो इनमें से कोई से भी 2 या 3 आप लिख सकते हो। इसके बाद जो अगला है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण नर में पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण नर में पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो
या लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, X या Y। इसके बाद है लिंग निर्धारण में Y गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा लिंग निर्धारण में Y गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों के रूप में XX तथा पुरुषों में XY का जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, परंतु पिता से यदि X प्राप्त हो तो लड़की और यदि Y गुणसूत्र प्राप्त हो तो लड़का होता है। अतः पिता का Y गुणसूत्र ही निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया गया क्यों? मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया गया, यह हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। दूसरा है आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। तीसरा है मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। चौथा है स्वपरागित होता है और मटर के पौधे में अनेक विपर्यायी गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा ब्रायोफिल्म में कलिकायन, ठीक है, कलिकायन मतलब बडिंग विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती है, ठीक है, यहाँ चित्र में भी दिखा रखा हमने यहाँ पे छोटी छोटी कलिकाएं बनती जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, अथवा उभयलिंगी पुष्प की संरचना समझाइए। तो ये जो चित्र दे रखा आपके बुक में बहुत ही अच्छा दे रखा, आप वहीं से कर लेना। ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग पुंकेसर तथा मादा भाग जायंग दोनों होते हैं उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, ठीक है। ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग जिसको पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग जिसे जायंग कहते हैं दोनों होते हैं, वह उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र हमें यहाँ बना देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव के मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, जिसमें अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि वेजाइना। तो इसका उत्तर है मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख। तो आपको इस प्रकार से चित्र बनाकर यहाँ पर ये प्रदर्शित कर देना है। तो इसका चित्र भी आप बुक में से कर लेना, उसमें बहुत ही अच्छा दे रखा है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं विज्ञान के वार्षिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं और इसके पहले वीडियो में भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और मॉडल पेपर भी हमने देखा है। कक्षा 10वीं के 2 मॉडल पेपर भी हमने देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।